गुड इवनिंग सर। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। टुडे वी विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10। ओके, वीडियो आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन एंड वीडियो? हाँ सर। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो मैंने कल ही आपको बताया था कि मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये डेरिवेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मे बी चांस है। ये फॉर्मूला होता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको डिराइव कैसे करते हो आपको ये सिर्फ पूछा जा सकता है, और इसके लिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था वैसे ही आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लो। तो अगर आपने ए को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए दिख नहीं रहा है तो बी एक्स अपॉन ए लिखना होगा आपको, ताकि वापस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स अपॉन ए इंटू ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो क्या ये स्टेप कंफर्म है, बी एक्स अपॉन ए? यस सर। तो ये थर्ड वाला टर्म बताना कि क्या होगा, ट्राई करो। अगर इस सी में से ए कॉमन सी लिया अपॉन ए बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात यह है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, और जब ये 0 नहीं होता है तो आप दोनों साइड ए से डिवाइड कर सकते हो ताकि ये कैंसल आउट हो जाए और ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए में, और आर एच एस 0 अपॉन ए, 0 को किसी भी नंबर से नॉन जीरो से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का तीन ग्रुप जहां भी दिख गया आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इन द सेम वे अगर ये ऐसा वाला ग्रुप दिख जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इससे भी आप a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखने का चांस है इस वाले क्वेश्चन में, प्लस वाला या फिर माइनस वाला? प्लस वाला। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, ए स्क्वायर वाला टर्म कौन बन सकता है, ये एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है ना। हाँ सर। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद इस x का जो सिंगल पावर वाला टर्म है ये 2ab की तरह बन सकता है, बट यहाँ पे 2 तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करो, अपने मर्जी से 2 मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर के लिए आपने x लिखा और बगल में b अपॉन ए बचा हुआ है, b अपॉन ए, चूंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा ताकि ये बैलेंस रहे, 2 और 2 कैंसिल होकर आप वापस देखोगे तो बी एक्स अपॉन ए ही रहेगा। कंफर्म है क्या ये वाला स्टेप? यस सर। ठीक है, और अब एक और बात, जब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो देखो एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पर 2ab है तो यहाँ भी आपको 2a की जगह ये x और b की जगह ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ सर। तो क्या आपको यहाँ बगल में उस b का स्क्वायर प्रेजेंट दिख रहा है क्या, इसी b का? क्योंकि यस सर। a का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, इसी b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को बगल में ऐड कर दिया इस तरीके से, एक मिनट, b अपॉन 2a होल स्क्वायर को मैंने ऐड किया और इसी एक्सप्रेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि ये अनबैलेंस ना हो। ठीक है, जो चीज ऐड करोगे उसी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो एक्सप्रेशन जैसा था जिस वैल्यू का था उसी वैल्यू का रहेगा। ठीक है, और लास्ट में c अपॉन ए था तो मैंने c अपॉन ए लिखा है इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेप में कोई दिक्कत है क्या, ये वाला स्टेप? नहीं सर। कंफर्म है ना? करने से फायदा ये हुआ, हाँ देख सर। लो, ये तीन ग्रुप जहां भी मिलेगा आपको उसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ वही तीन ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये तीनों। हाँ सर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बार बोल दोगे, ट्राई करो, गलत होगा तो फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर एक्स स्क्वायर हाँ बोलिए। प्लस 2x
बी। हाँ 2xb तो है ही, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके सामने ए स्क्वायर हो, 2ab हो और उसी b का स्क्वायर हो, तो क्या आप उसको a और b का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना? हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दूं, अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करूं, 3² प्लस 2 × 3 × 5 और बगल में मैंने 5 का स्क्वायर अगर लिख दिया, तो क्या इन तीनों को आप 3 + 5 होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? ये बता दो मुझे। यस सर। पक्का? तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप बताना। अगर मैंने ये लिखा 7² प्लस 2 × 7 × 8 और प्लस 8², तो इसे आप क्या लिखोगे? 7 + 8 होल स्क्वायर। बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। अगर मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया, a² प्लस 2 × a × y और प्लस बगल में मैंने y² बोल दिया, तो अब आप क्या कहोगे इसको? सर वही a + y होल स्क्वायर। एकदम सही जा रहे हैं। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, x² है 2x × b/2a है और उसी b/2a का होल स्क्वायर है। तो इसको एक बार अब जज करके देखो तो क्या लिख सकते हैं? x + b/2a का होल स्क्वायर। यस, b/2a का होल स्क्वायर, बहुत सही है। और जो भी बाकी टर्म बचा उसको राइट साइड में भेज दीजिए, इज इक्वल टू, ये बेचारा माइनस में है, -b/2a राइट साइड में जाएगा तो b/2a प्लस में हो जाएगा ना, प्लस को लिखकर दिखाने की यस जरूरत सर। नहीं होती है। और ये प्लस में था c/a, तो ये -c/a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं सर, क्लियर है। तो ये b/2a होल स्क्वायर को मैंने लिखा है b²/4a² और यहाँ पर c/a है। तो अगर आपने एलसीएम लिया तो 4a² और a, 4a² तो मल्टीपल है a का, तो एलसीएम आ जाएगा 4a²। ये न्यूमरेटर जैसा था वैसा रहेगा, ये c का न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। a से जब आप इसको डिवाइड करोगे एलसीएम को, तो 4a² को जब a से डिवाइड किया ना तो 4a बचा, तो इस c को ना इस 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, -4ac। ठीक है, कि आई होप कि यहाँ तक इस स्टेप तक आप कंफर्म हो गए होंगे। यस सर। नाउ अब ये टर्म, ये एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा होगा आपको, x + b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। इस स्क्वायर को अगर आप राइट साइड में करोगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये तो पता है। हाँ ठीक है, सर। लेकिन मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ भी आपको बताना चाहता हूँ। वो एक्सप्रेशन ऐसा कि अगर मैंने यहाँ पर x² = 25 लिखा है, तो x की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो आप सिर्फ √25 मत लिखना, प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। मतलब x के दो आंसर पॉसिबल हैं, x = +5 भी और x = -5 भी। इस पे एग्री करते हैं क्या? यस सर। क्योंकि आप 5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 ही आना है और -5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 ही आना है। इन द सेम वे इस स्क्वायर को जब राइट साइड में करोगे तो जो अंडर रूट में आएगा ये पूरा वैल्यू, क्या वो प्लस और माइनस दोनों में होना चाहिए ना? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को, सेम वैल्यू को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, इस सेम वैल्यू को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, उसी के ऊपर रूट चला गया है। ये रूट थोड़ा सा नीचे तक लिखना चाहिए हमें। और अब यहाँ पर एलएचएस में क्या बचा, x + b/2a। नाउ एक बार आरएचएस को देखो, न्यूमरेटर तो बहुत ही टिपिकल टर्म है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये अंडर रूट में बंधा रहेगा, b² - 4ac ऐसा ही रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर 4 से 2 बाहर निकलेगा और a² से a बाहर निकलेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में था, तो सेपरेट सेपरेट अंडर रूट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन न्यूमरेटर माइनस में था तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो x + b/2a, तो क्या x का आंसर कंफर्म है क्या? इस b/2a को राइट साइड में कर दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac
डिवाइडेड बाई 2a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा 2a और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको अगर आप एक बार अपने से रिवाइज करोगे तो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ और राइट डाउन द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर तुरंत दे पाओगे। यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x का दो आंसर निकलता है। पहला, बस बीच में एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, बाकी सब चीज सेम लिखो। माइनस बी है तो माइनस बी यहाँ भी और माइनस बी यहाँ भी। डिनोमिनेटर में 2a है तो डिनोमिनेटर में 2a यहाँ भी और डिनोमिनेटर में 2a यहाँ भी। बट एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। उसके बाद वाला टर्म बिल्कुल सेम लिखना है आपको, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एक कंप्लीट वैल्यू को अल्फा बोल दिया जाता है और दूसरे वैल्यू को बीटा। तो यही आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अभी 8th क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टराइज आप नहीं कर पाओगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है क्या? ओके सर, हाँ सर क्लियर है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कंफर्म कर दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड डिस्क्रिमिनेंट। तो अभी जो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फॉर्मूला में इस रूट के अंदर ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, इस वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है सारा का सारा नेचर ऑफ दिस एक्स। सर ये जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए? एग्जैक्टली अगर ये इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले तो इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और जब इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो आपका जो अल्फा और बीटा था, आप एग्जाम में अपना टाइम सेव करने के लिए उसका थोड़ा सा शॉर्टकट नाम दे सकते हो। ऐसे एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक बार प्लस लिख देना और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सब लोग जानते हैं कि डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ये एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, इक्वल टू 0 हुआ और लेस देन 0 हुआ, तो यही तीन केस पे क्या वेरिएशन होता है हम लोग वो अब देखने वाले हैं। और इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। अलग अलग डिस्क्रिमिनेंट पे इस बेचारे एक्स का नेचर भी बहुत अलग अलग होता है। अगर ऐसा होगा तो रूट रियल होता है, इक्वल टू होगा तो रूट रियल भी होता है और इक्वल भी होता है। ऊपर वाले केस में अनइक्वल हो जाता है। और अगर लेस देन 0 हो तो सबसे ज्यादा हैप्पी हो जाओ, क्योंकि इसके बाद आपको निकालना ही नहीं पड़ता है, रूट इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग ग्राफिक मेथड से, फैक्टरिंग मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 10th क्लास में ये वाला अब आपको हटा दिया गया है। ग्राफिंग वाले मेथड को बहुत ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ग्राफ दिया होगा वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कौन सा सॉल्यूशन है। तो ये सिर्फ एमसीक्यू तक आपको पढ़ना है। फैक्टरिंग आपने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, 10th में अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हट ही गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना है अच्छे से, ठीक है। तो आप सिलेबस समझ पा रहे हो कि करना क्या है हमें? हाँ सर। ठीक है, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपके सामने लिखा है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो x बराबर लिखा हुआ है, इसको अब आप जानते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से। कंफर्म है? यस सर। और इस x का दो फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, एक अल्फा एक बीटा। तो ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस पर कहीं भी दो पॉइंट पर कट होगा और इस तरह का पैराबोला आपका आंसर होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन अगर ये ए पॉजिटिव रहा तो इस तरह का अपवर्ड साइड में ओपन रहेगा, डाउनवर्ड साइड में ऐसा फिगर बना होगा, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। तो इस तीन में से कोई भी फोटो बन सकता है आपका ये। इसके अलावा और भी फोटो बन सकते हैं इस तरह के, सिर्फ टच भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है। तो ये सब ग्राफ हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, ग्राफ से रूट कैसे निकालते हैं ये सीखना है, तो हम लोग वो उस पॉइंट पे आएंगे। लेकिन अभी मैं बस आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हाँ, ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसका नाम है पैराबोला, ठीक है। और जनरली आप अपवर्ड पैराबोला बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर ए का कोई साइन दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स ए को पॉजिटिव कंसिडर किया गया है। लेकिन अगर यही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो, इस ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो ग्राफ डाउनवर्ड हो जाता है, बस यही अंतर होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा या फिर किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया कि इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट पर कुछ केस हैं। इफ b square minus 4ac is equal to 0, the roots are real, equal and rational. नेक्स्ट केस पे, केस 2। केस 2 ये कहता है कि अगर b square minus 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 पहला नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 सेकेंड नेचुरल नंबर है, तो 2 को स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो 1 है, ये 4, ये 9 और ये 16, these all are called perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये नंबर आपको रूट के अंदर में दिख गया ना, तो आप उसका आंसर 1 बोल देना, क्योंकि 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये 4 जो है, अगर वो आपको रूट में दिख गया तो आप 2 बोल देना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर ये 9 आपको रूट के अंदर में दिखा तो आप 3 बोल देना, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 289। तो क्या अंडर रूट 289 का वैल्यू आप बता सकते हो बिना कुछ कैलकुलेट किए? 17। एग्जैक्टली। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जैसे 10th क्लास स्टूडेंट को 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद ही होने चाहिए, 20-25 तक। और वैदिक मैथ में तो मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक का भी बता दिया, ठीक है। तो ये सब स्क्वायर याद रखिए। तो अब अगर आप ये बताओ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 100 आया, ठीक है, तो क्या रूट जो होगा, ये जो रूट है परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल होंगे क्या? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर वही केस आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो यस, उस केस में रियल तो होगा ही होगा, रैशनल होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि इस डिस्क्रिमिनेंट को रूट के अंदर करोगे तो ये एक परफेक्ट वैल्यू निकल कर आएगा। लेकिन अगर वही 101 होता तो इसको फिर हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 101 अगर रहता तो यही चीज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद में आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस केस को। वापस से हम लोग उस अल्फा और बीटा को याद करते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू आपको अभी याद होगा, एक बार बोल देंगे क्या? ट्राई कीजिए। माइनस बी रूट डी अपॉन 2 है। यस, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और बीटा का वैल्यू अब याद है क्या? हाँ सर, ये भी सेम, माइनस बी, बस बीच में प्लस की जगह आपको माइनस बोल देना है, ठीक है। हाँ सर, माइनस अपॉन में 2a, बिल्कुल सही है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, डी की जगह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पुट करते हैं, क्योंकि डी का वैल्यू आप अभी जानते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप चूज कर लो। इन्होंने 16 चूज किया, 16, आप कोई और चूज कर लो एक बार। सर 169। यस, 169, 13 का स्क्वायर है, वेरी गुड। तो हमने ये चूज किया। अब ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाई 2a। जैसा कि मैंने पहले क्लियरली बोल दिया है कि b और a और c कोफिशिएंट होता है, तो उसको इंटीजर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।
क्योंकि अगर वो कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है, हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है लाइक दिस 2/3x और +5/7 ऐसा कुछ अगर मिलता भी है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यू हैव टू टेक एलसीएम एंड देन यू हैव टू टेक कॉमन, फिर 21 को राइट साइड में भेजो और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, ये रूल है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, रूल नहीं है, ट्रेडिशन है। 15 = 0, तो ये आपका देख लो कोफिशिएंट वापस से क्या बना, कोफिशिएंट वापस से क्या बन गया आपका, सारा का सारा जो x² का, x का और c a b c सबका सब इंटीजर्स ही रहा ना। यस सर। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये b और a का इंटीजर्स होना नेसेसरी है। और रूट 169 क्या है, वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो ऑब्वियसली रूट से बाहर निकल ही जाएगा, तो क्या वो भी एक इंटीजर्स बन जाएगा, -b + 13/2a और -b - 13/2a। तो मेरा ये कहना है कि इंटीजर्स और इंटीजर्स के बीच में अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो बाय अप्लाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी इंटीजर्स रहेगा और नीचे वाला भी तो इंटीजर्स ही रहेगा, तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स उसी को तो रैशनल बोलते हैं। यस सर। ये बात समझ पा रहे हैं क्या मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ? हाँ सर। ठीक वैसे ही यहाँ भी ये b भी रैशनल इंटीजर्स है, 13 भी इंटीजर्स है, उनको ऑपरेट करेंगे रिजल्ट भी इंटीजर्स होगा, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर्स और डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स, तो आपका ये जो बीटा रूट है वो भी रहा रेशनल। लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो दोनों का न्यूमरेटर तो अलग अलग होगा, ऑब्वियसली -7 + 3 और -7 अगर 13 लेते हैं 13, इन दोनों का न्यूमरेटर तो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ एक वर्ड ऐड है डिस्टिंक्ट, रैशनल क्यों ऐड है ये मैंने क्लियर कर दिया, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने से इसके रूट जो है वो रियल होंगे। तो अब आपको ये तीनों स्टेटमेंट कंफर्म है, ये 3 वर्ड क्यों यूज किया गया है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, एक और केस देखते हैं, केस 3। केस 3 में ये है कि ये ग्रेटर देन 0 तो हो, लेकिन रूट के अंदर वाला जो डिस्क्रिमिनेंट था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब क्या होगा? रूट रियल तो होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, यानी रूट के अंदर की चीजें ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो सॉल्व हो सकता है। डिस्टिंक्ट भी होगा डेफिनेटली, लेकिन इरेशनल होगा। क्यों, ये देखते हैं। वापस से मैं आपको अल्फा और बीटा कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अल्फा = -b + अंडर रूट, यहाँ पे रुक जा रहा हूँ 2a और -b + सॉरी यहाँ माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। तो जैसे आपने 169 लिया था, अब कोई ऐसा नंबर लीजिए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर। 98 बिल्कुल सही। जब आपने 98 लिया तो अब आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, यानी ये रूट में ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट 98 को अंडर रूट 49 × 2 लिखकर 7 अंडर रूट 2 लिख सकते हो, लेकिन रहा तो रूट में ही ना। यस सर। हाँ बस चैप्टर में ही पढ़ा है हमने कि ये इरेशनल नंबर है, तो रूट 98 ही छोड़ देते हैं इसे। अब ये देखो, ये एक इंटीजर्स है, लेकिन उस इंटीजर्स में आप एक इरेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। यस सर। हाँ, चूंकि ये इरेशनल है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसका मतलब आप इसको एक इरेशनल के एक इंटीजर्स के साथ ऐड करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो न्यूमरेटर रह गया इरेशनल, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो रैशनल है डेफिनेटली क्योंकि इंटीजर्स है, लेकिन इन दोनों का डिवीजन जो है वो तो इरेशनल ही रहेगा ना, ठीक है। और यहाँ भी इरेशनल रहेगा। और मैं ये भी एक बात यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस वैल्यू है, तो डेफिनेटली दोनों का न्यूमरेटर वैल्यू में अलग अलग होगा, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए अब ये 3 वर्ड यूज किया गया है। रियल क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, डिस्टिंक्ट क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, अलग अलग वैल्यू डेफिनेटली है, और इरेशनल क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, रूट के बाहर ये निकल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या ये वाला केस कंफर्म है? यस सर। एक और केस देखते हैं। अगर ये लेस देन 0 हो तो रूट्स डेफिनेटली इमेजिनरी होंगे, ठीक है। इस केस में आपको रूट्स निकालने ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है b² - 4ac -6, तो अगर आपने अल्फा की बात करी तो -b + अंडर रूट -6/2a, और बीटा की बात करिएगा
तो -b माइनस अंडर रूट -6/2a। तो आप अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 बोल सकते हो, माइनस अंडर रूट 4 का वैल्यू -2 बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अंडर रूट -4 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसको सॉल्व करने के लिए आपको आगे पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भी, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, -1 इंटू अंडर रूट 4। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं आयोटा, आई से डिनोट करते हैं, और अंडर रूट 4 का मतलब है 2, तो इसका आंसर होगा 2i। इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसी तरह के नंबर्स को। तो इनके बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। अभी निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि ना ये नंबर रियल वैल्यू दे पा रहा है और ना ये नंबर, ड्यू टू दिस एक्सप्रेशन, दोनों इमेजिनरी होने के कारण एक रियल नंबर से एडिशन या कोई भी ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये इमेजिनरी है। तो साफ बात, रूट्स आर इमेजिनरी इस केस में जब लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो एक और एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है। अब ये केस 1 और केस 2 को अगर आप मैच करते हो, केस 1 2 3 तीनों को, इनफैक्ट चारों केस को, शुरू का जो 3 केस है, सॉरी, शुरू का जो 3 केस है उसको अगर आप मैच करते हो, तो b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, इस सिंबल को पढ़ते हैं ये वर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को ये पढ़ते हैं। ओके सर। ठीक है, तो बीच में और होता है, मतलब या तो ये केस या फिर ये केस, और इसके लिए हाँ हाँ, इस कंपैरिजन से आप ये बोल सकते हो कि इनमें से कोई भी केस हुआ, रूट क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया से ये पता नहीं चल रहा है कि रैशनल होंगे, इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, रूट रियल होंगे, ये साफ बात पता चल रहा है। तो ये क्राइटेरिया अगर हो और सिर्फ रूट रियल के बारे में बातें की गई हो, तो आप सिर्फ इस क्राइटेरिया को लेकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू कंबाइन केस 1, केस 2 एंड केस 3, ऑल दैट वी फाइंड इन कॉमन रियल उसमें कॉमन था। मैं एक बार आपको शो कर दूं, ये देखिए, केस 1 में भी रूट रियल थे, ठीक है, केस 2 में भी रूट रियल ही था, और केस 3 में भी रूट रियल ही था। तो रूट के बारे में जो बातें हम लोग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, और ये नेचर कौन बताता है, यही डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, तो ये अगर 0 होगा, रूट्स रियल, इक्वल, रैशनल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ग्रेटर देन 0 होगा और ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इरेशनल होंगे। नॉट परफेक्ट होगा तो बस यहाँ पे इरेशनल हो जाएगा। अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट इमेजिनरी होगा, और इन तीनों का ओवरऑल केस क्या है, ये रूट्स आर रियल। तो ये 5 केस है, होता 3 ही केस है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर ऐसा वर्ड क्वेश्चन में शामिल हो और एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो आपका काम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपके मन में अब छप गया होगा, इज इक्वल टू 0, तो ए की जगह आपको ये बेचारा 4 दिख रहा है, ठीक है, बी की जगह आपको ये बेचारा 12 दिख रहा है, और सी की जगह कौन है, 9। तो आपका काम है नेचर पता करना है, तो सबसे पहले इसको पता कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। तो b की जगह आपको 12 दिख रहा है, तो 12² माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और c की जगह मैंने यहाँ पर 9 लिखा। सो 12² इज ऑल्सो 144, and 4 into 4 16 into 9 that is again 144. After cancel out it will convert it into 0. So discriminant का वैल्यू कितना आ गया, 0। और डिस्क्रिमिनेंट 0 होते ही आप कह सकते हो, देख लो, b² माइनस 4 इसी जैसे ही 0 हुआ, रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल। तो यही बात आप यहाँ पर लिख दो, रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म हो गए क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ पे स्टेप मार्किंग होते हैं, तो आप इसको स्टेप मार्किंग के थ्रू माइंड में रखना कि हाँ ऐसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका एक प्रेजेंटेशन भी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ पर जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो ऐसा निकलेगा, x इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया है फॉर्मूला आपका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप d निकाल लो, तो इसने यहाँ पर शॉर्टकट में किया हुआ है, मैं आपको d निकाल के दिखा रहा हूँ। एक बार आप d के बारे में बताइए, d का फॉर्मूला होता क्या है, आप बोलेंगे तो आपका रिवीजन होगा, याद कीजिए। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एकदम सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी ए सी को पहचानना आपका काम है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी ए आप कंफर्म हो जाओ यस कि सर 1 1 है। है। एक्स का कोफिशिएंट -4 है, तो बी कितना है ये आप बता दो। सो -4। एकदम सही है। और लास्ट में प्लस सी है, तो सी का वैल्यू कितना है, 3। 3। तो बस बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह आप लिखोगे 1 और इंटू सी की जगह आप लिखोगे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू 4 के बराबर आ गया ना, डिस्क्रिमिनेंट 4 है। हाँ सर। अच्छा, जैसे ही ये डिस्क्रिमिनेंट आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ग्रेटर देन यस 0 सर। भी दिख रहा है, तो आप कौन से केस से रिलेट कर पाओगे इसको, इन चारों में से ये बता दो तो। सर सेकंड। यस, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। रूट आर रियल भी होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा, लेकिन रैशनल होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, एकदम सही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही ये वैल्यू आपने पुट किया माइनस बी, तो बी बेचारा तो खुद माइनस में है, तो माइनस और वो माइनस वैल्यू प्लस में हो जाएगा क्या, तो -4 की जगह +4 डायरेक्ट लिख लोगे ना, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी की जगह आप क्या लिखोगे, डी की जगह 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ए की जगह आपको 1 दिख रहा है, 2 इंटू 1 1। लिखा मैंने। अब यहाँ से दो वैल्यू आपको निकल के आएगा, पहले तो मैं एक बार स्ट्रेट लिख दूं ऐसा, इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √4 को आप कहते हो 2, क्योंकि आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस सर। यहाँ से x का दो वैल्यू निकला, पहला वैल्यू देख लो, प्लस पुट करना, तो 4 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3, एंड हाँ सेकेंड सर। वैल्यू होगा 4 माइनस 1। 2 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो इसलिए लिखा है 3 या फिर 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके ओके सर। नहीं सर। और ये एक स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है। व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इसका ग्राफ खींचना हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। अब पैराबोला दो तरह का, अपवर्ड, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ए, ये ए अगर पॉजिटिव रहा तो अपवर्ड होगा, यहाँ पर निगेटिव रहा तो डाउनवर्ड होगा। तो आप इस इक्वेशन को एक बार फिर से देखो और बताइए कि अपवर्ड होना चाहिए कि डाउनवर्ड होना चाहिए। सर अपवर्ड। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, तो अपवर्ड होगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे जरूर कट करेगा, 2 पॉइंट पे जरूर कट करेगा, क्योंकि दो अनइक्वल रूट आया है। अगर दोनों इक्वल रूट होता ना, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता, अगर दो दो 2 और 2 आता तो 2 पॉइंट पर टच करता सिर्फ, लेकिन अलग अलग वैल्यू है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। मुझे आप ये बता दो कि कौन से 2 पॉइंट पे कट करेगा। सो 1 और 3। यस, अब आपको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और 1 और 3 कोइंसिडेंटली दोनों राइट साइड में ही पॉजिटिव होता है। है, ठीक है। अगर एक निगेटिव होता तो ऐसा कुछ बनता, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों यस निगेटिव सर। होता तो दोनों ऐसा बनता। अब आप ग्राफ को प्रोजेक्ट कर पा रहे होगे माइंड में, ठीक है। लेकिन अभी हाँ यहाँ सर। पर 1 और 3 है, तो 1 पहले ऑब्वियसली होगा, बीच में 2 आएगा, 2 का गैप छोड़ दीजिए और फिर 3 लिख दीजिए। कोशिश कीजिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने का कि एक 1 से पास करे और एक 3 से, लेकिन स्ट्रेट लाइन ना हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इतनी बातें कंफर्म है क्या? हाँ सर। तो अब अगर मैं ये पूरा क्वेश्चन ना देकर मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करूं और आपसे पूछूं कि मुझे सॉल्यूशन बता दो, तो क्या आप मुझे सॉल्यूशन बता सकते हो? मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया आपके सामने,
ठीक है, ऐसा एक ग्राफ कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया -7 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 13। तो क्या मुझे आप इस क्वाड्रेटिक का, पहले तो ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक्सेस पर बिल्कुल सही कट रहे बोल हैं। रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, यानी एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू क्या है? सर -7 और 13। एकदम सही, -7 और 13, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं सर। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जबरदस्ती बोलिएगा भी तो इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा, पैराबोला होने के कारण, ठीक है। इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके सर। ठीक है। तो इस तरह से आप जज करोगे। लेकिन अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा मिल जाए जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, उस पॉइंट का नाम है 5, तो ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो यस सर। सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक ही पॉइंट पर टच करने का मतलब है इसका सॉल्यूशन जो है एक्स, वो 5 है और इक्वल रूट है, मतलब कि इसका अगला नेक्स्ट सॉल्यूशन भी 5 ही है, दोनों इक्वल रूट है, यानी कि डिस्क्रिमिनांट ही 0 है। और डिस्क्रिमिनांट 0 होने का मतलब है इक्वल रूट, इक्वल रूट, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होने का केस है ये टच वाला पॉइंट। तो अगर ऐसा वाला ग्राफ लिखा हो तो इस ग्राफ को आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए 3 फोटो बना दूं, ठीक है। एक फोटो मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। एक फोटो मैंने ऐसा बनाया, उसके बाद एक फोटो मैंने यहाँ पर ऐसा बना दिया, ऐसा, और एक फोटो मैंने ऐसा बनाया। तो आपसे पूछूं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है होने के चांसेस, तो आप किसका नाम लेंगे? सर दूसरे वाले का। दूसरे वाले को देखो ना, यहाँ पर एक जगह टच हो रहा है, ये दूसरी जगह और ये तीसरी जगह, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। एग्री करते हैं क्या? चलो हाँ सर। तो ये एक्चुअली में ना क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि एक्स का 3 सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। कंफर्म है? यस सर। तो ये तो गलत आंसर है। और बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का चांस बनता है? पर पहला वाला तो टच नहीं कर रहा ना, तो वो भी नहीं होगा, अच्छा, बाकी टच नहीं दोनों भी कर रहा, नहीं तो होंगे। फिर मैंने फोटो कुछ और अच्छा हाँ ये सर, फिर तो समझिए कि पहले ही टच हो होगा। रहा है, ठीक है। तो ये फोटो बनाने में मेरा एरर हुआ, यहाँ टच हो रहा है, तब बताइए। हाँ सर, तो फिर पहला वाला ही होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, ठीक है। और अगर ये टच ना होता, दो जगह कट होता, तो वो भी ऑप्शन होता और ये भी ऑप्शन होता। तो यस इस सर। तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो पहले मैं आपको ग्राफ का एक दो क्वेश्चंस करता हूँ आपके लिए, उसके बाद वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, यस। इसमें बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक से ज्यादा आंसर है तो वो भी बताइएगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें? सर बी और सी। एग्जैक्टली, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये कोई भी कर्व है, इनका ये सॉल्यूशन इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा भी तो सॉल्यूशन 0 होगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पर से। यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर यहाँ पे बस सी। सी। अच्छा, इनका जो दोनों सॉल्यूशन है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? सी में हाँ सर, नेगेटिव है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, वेरी गुड, ये बहुत सही पॉइंट बोला, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। रूट के बारे में क्या यस सर। इंफॉर्मेशन है आपका? सर परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों अगर सर? परफेक्ट स्क्वायर होता या फिर इरेशनल होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो दोनों के केस में आपका अल्फा और बीटा तो अलग अलग होता है ना? यस सर। दोनों के केस में तो ऐसा होता है ना, बस अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, बस उस केस में वो टच करता है। अदर केस में तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है, इरेशनल होता है, ये अलग बात है। बट इरेशनल भी तो नंबर लाइन पे ही एग्जिस्ट करता है ना। सोच के देखो कि एक पॉइंट अगर √2 हो, दूसरा पॉइंट -3 हो, तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि इरेशनल हो, 3√2 हो, ऐसा हाँ सर। कुछ। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये √2 ना हो कि एक 4 हो जाए और एक -3 हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो वो भी अलग अलग जगह इंटरसेक्ट यस करेगा, सर। ठीक है। रूट रूट के जो वैल्यू होते हैं, मतलब कि इरेशनल जितने होते हैं, वो सारे नंबर लाइन पे तो लाइज करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा ना। तो मेन पॉइंट वो है, बात समझ रहे हैं?
यस सर। यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा? सर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड डेफिनेटली है और फोर्थ भी डेफिनेटली है, 2 पॉइंट पे कट हो रहा है। ये क्यूबिक है, ये नहीं है, और ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। बिल्कुल सही है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। डी लेस देन 0 होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इमेजिनरी। सिर्फ एक रियल रूट होगा तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगा, और अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे तो वो इस तरह के केस होंगे जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके सिलेबस का ही यस सर। हो गया। वही चीज हाँ यहाँ पर सर। आपको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे समझाया गया है, द सेम थिंग। और यहाँ पर आपके लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ को आप इक्वेशन से कैसे देखते हो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिग्री 1 होगा, 2 डिग्री होगा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। डिग्री 3 के लिए वो 3 पॉइंट पे कट करेगा, डिग्री 4 के लिए 4 पॉइंट पर। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। हायर क्लासेस में आपको ये सब चीजें ओके पढ़नी सर। होंगी, अभी आपको यहाँ से यहाँ तक की चीजें कंफर्म हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपसे हाँ सर, सॉल्यूशन है, क्लियर ये है। ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि कितने सॉल्यूशन है इसके। ऑप्शन है 1, 2, 3। 0, 3, 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। चलिए 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपके एनसीईआरटी बुक पे आते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, x² - 8x + 16 = 0। डेफिनेटली यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, a = 1, b = -8 और c = 16, ठीक है। तो क्या आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है ना, b² - 4ac। तो हाँ सर, तो आप बोलते जाइए, -8² एकदम सही है। -4 इंटू 1 इंटू 16। एग्जैक्टली। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी 64 और ये भी 64 कट के हो गया 0। और जैसे ही 0 हुआ, आप इसका नेचर अब बता तो ये सकते हो निकल इसका। सकता है। यस, निकल भी सकता है, और आप बता भी सकते हो क्या होगा, रियल होगा, रियल, रैशनल रैशनल और होगा, इक्वल। और इक्वल होगा। रैशनल होगा, ठीक है। अगर 0 नहीं होता, कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता तो इरेशनल होता, और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता तो उस केस में रैशनल होता, इक्वल ओके नहीं सर। होता, अनइक्वल होता उस केस में, ठीक है। अब एक ये इक्वेशन है, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको 1 दिख रहा होगा, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5। क्या यहाँ तक कंफर्म है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? b² - 4ac। तो b की जगह आपको 4 दिख रहा है तो 4²। हाँ सर, 4² माइनस हाँ हाँ, 4 -4 इंटू 1 इंटू 5। इंटू 1 इंटू 5। एक बार सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? 16 माइनस 20। 16 - 20 मतलब कि -4। -4। निगेटिव देखते ही आप इसको बोलोगे लेस देन 0, और यहां से आप नेचर डिफाइन कर सकते हो कि रूट क्या होगा, रूट्स आर क्या रियल होगा, नहीं सर। और रियल नहीं होगा तो आपको रैशनल, इरेशनल, इक्वल कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हैप्पी हो जाओ और सिर्फ इमेजिनरी लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ, अब इसके बारे में अगर कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू में, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के और डिस्क्राइब करो, तो उसको बोल देना कि इमेजिनरी होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। सिर्फ इतना बोल दोगे, पूछने वाला खुश हो जाएगा कि इसको बहुत कुछ आता है। इमेजिनरी होने का मतलब इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा कहीं पर, ठीक है। पैराबोला ग्राफ होगा और एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। इमेजिनरी का मतलब ये हुआ। क्या इतनी बातें कंफर्म हो पा रहे हैं? यस। और रूट निकालेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। आई का मतलब रूट के अंदर निगेटिव चीजों को आई से जोड़ करते हैं, लाइक √ -4 आया तो मैंने अभी सिखाया था, इसको -1 इंटू √4 लिख दीजिए। इनका मतलब है आई, और बगल में √4 को तो आप पहचानते हो 2, तो ये 2i है, आयोटा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया, और सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकाला है,
मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया तो 17 आया, ठीक है। तो 17 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है? ग्रेटर देन 0 तो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट क्या होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? इरेशनल। इरेशनल, बिल्कुल सही है, इरेशनल होगा। तो अब अभी तक आप डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर अब अच्छे से समझ गए हो, वो केस 1 2 3 4 5 को अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो एक लास्ट इस तरह का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे बस। हाँ, एक इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी डज द इक्वेशन हैव इक्वल रूट? मतलब क्वेश्चन वालों ने साफ साफ बोल दिया कि इस इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल है। तो आप दिमाग में एक बार सोचो ऐसा कुछ कि रूट इक्वल कब होता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल। क्या ये बात कंफर्म हो पा रहे हैं क्या? हाँ सर, ओके। ठीक है, जब ये बात कंफर्म है तो अब आप कह सकते हो ना कि उस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। रूट रियल होने का ये मतलब है, रूट इक्वल होने का मतलब होता, ठीक है। तो ये था हमारा ओके सर। क्वेश्चन। वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी डज द इक्वेशन हैव इक्वल रूट? इक्वेशन इक्वल रूट है मतलब साफ है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। यही पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए ये वाला वर्ड पढ़ने के साथ ही, और जैसे ही ये माइंड में आ जाएगा आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। हाँ, तो अब बताइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज इक्वल टू 0। बी की जगह आप बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज -4। 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए की जगह आप क्या पुट करोगे, 1, और सी की जगह आप सी ही पुट करोगे क्योंकि उसी को निकालना है। 4 स्क्वायर दैट इज 16, -4 इंटू 1 इंटू सी दैट इज -4c इज इक्वल टू 0। तो 16 इज इक्वल टू 4c और c इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन c इज इक्वल टू 4। तो क्या यहाँ तक की चीजें आप कंफर्म हो पा रहे हैं क्या, c को कैसे निकाला हम लोगों ने? यस यस सर। ठीक है, c इज इक्वल टू 4। तो अगर आप इतनी बातें कंफर्म है तो अब आप एनसीईआरटी चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ओपन कीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ ये पता करना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हाँ सर, हैं ये तो पहले मैं वाले कर क्लास में। सकता हूँ। हाँ हाँ, सर। तो ये आपने पूछा भी पिछले बार बताया था। और यहाँ पर सिर्फ आपको ये सारे 1 2 3 को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अटेम्प्ट लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, आपको बस सर्किल करके ओके आना सर। है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, फाइंड रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हाँ सर, ये भी बस फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से निकालना है तो। और अब उसी वन क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। और एक बार ये भी है कि इस तरह के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करना है, किसी एक दो को कर लीजिएगा। ओके सर। ये देखिए आप इस एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट ले सकते हो, थर्ड एक्सरसाइज जो है 1 मिनट, ये भी हमने शायद कल करा था ना 4.3 में। हाँ इनको तो सर, बनाना है 4.3 परफेक्ट कल स्क्वायर किया से, था। आप इस वन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा फॉर दिस सेशन। 2 को आप बना सकते हो क्योंकि 2 वाला आपके सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपको इन चारों का आंसर पता करना है, ठीक है। देन वर्ड प्रॉब्लम पे आइएगा और उसके बाद फिर मैं आपको कंफर्म करूंगा। नेचर ऑफ रूट भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हैं। अटेम्प्ट लेना है तो आपको जितना टाइम है अटेम्प्ट ले लीजिएगा। के का वैल्यू पता करना है, देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करते ही के का वैल्यू आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। यस सर। चलिए तो फिर क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर।